करें आज के सेशन में आपको जो पढ़ना है या फिर आज के सेशन से जो आपको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है आपको जावास्क्रिप्ट, राइट। अब अगर अपन बात करें जावास्क्रिप्ट मतलब बेसिकली होता क्या है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, आपकी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, है ना। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, राइट, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर अभी तक जो आप टास्क परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, है ना, अभी तक आप लोग जो टास्क परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, लाइक आपने HTML का यूज किया था, है ना। HTML के केस में आपने करा क्या है, तो HTML के पेज में आपने सिंपली टेक्स्ट का यूज किया है। HTML के बाद में अगर अपन बात करें तो आपने यहाँ पर CSS का यूज किया था, CSS में आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज किया था, फिर आपने बूटस्ट्रैप का यूज किया है, बूटस्ट्रैप में आपने क्लासेस का यूज किया, राइट। बट अब अगर अपन बात करें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के केस में, तो जावास्क्रिप्ट इज क्वाइट डिफरेंट, है ना। इसमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, आपके एग्जाम्पल्स चेंज होंगे, है ना। आप क्या एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे, आप क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, आपको क्या करना है, कैसे क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, वो सिनेरियो थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों चेंज होगा, या फिर ये जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली है क्या, या हम क्यों जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं, राइट। तो आप ऐसा बोलेंगे, जैसे आपने इनिशियली स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी एप्लीकेशन को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप से, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। बैकएंड को तो भी आप साइड में करें, अभी सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं अपने फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड के केस में आपने देखा था कि HTML, जिससे आप क्या करते हैं, आपके वेब पेज का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। फिर उसके ऊपर अगर आपको डिजाइनिंग करना है, तो डिजाइनिंग के लिए आप उसमें CSS लगाते हैं, और उसको अगर आपको रेस्पॉन्सिव करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगा देते हैं, राइट। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने फ्रेम तो कर ली है, मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना दिए, प्रोडक्ट को ऐड करने के फॉर्म भी बना दिए है ना, एडिट अपडेट डिलीट वाली सारी फंक्शनलिटी, सारे फॉर्म वगैरह सब कुछ मैंने देकर एक वेबसाइट को क्रिएट कर लिया, राइट। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर वो जो वेबसाइट है जिसके अंदर जो फॉर्म्स देकर रखे हुए हैं, उसके अंदर जो डेटा आपके पास में आ रहा है, जो डेटा आपको मिल रहा है, वो सही भी मिल रहा है या फिर नहीं, तो इसको क्रॉस चेक कौन करेगा, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि अब इसको क्रॉस चेक कौन करेगा। अब अगर अपन बात करें इसको क्रॉस चेक कौन करेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर सिंपल सा है कि आप सिंपली एक फॉर्म फ्रेम करें, फॉर्म क्रिएट करें, आप उसमें डेटा को फीड करें, डेटा एंटर करें, उसके बाद में आप सबमिट करें, सबमिट करने पर जो भी सर्वर साइड की लैंग्वेज होगी, वो सर्वर साइड की लैंग्वेज आपके डेटा को गेट करेगी, होल्ड करेगी, उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करेगी, और आपको ये बता देगी कि वॉट एवर डेटा यू एंटर्ड, है ना, इज करेक्ट और नॉट। बट अगर ऐसा आप करते हैं तो गलत कुछ नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप खुद सोचिए कि एक फॉर्म बनाया आपने, उसमें 10 to 20 फील्ड्स, है ना, अप्रोक्सीमेटली अपन 15 मान लेते हैं कि मैंने 15 फील्ड्स बनाई है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जेंडर, हॉबीज, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने ली है। अब उनमें यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम की जगह मैंने लिख दिया है मोबाइल नंबर, वहां लिखा है एंटर मोबाइल नंबर, मैंने लिख दिया वहां पर अपना नाम। एड्रेस की जगह मैंने यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स दे दिए, डेट ऑफ बर्थ की जगह मैंने ABCD लिख दिया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें जो रिस्पेक्टिव डेटा चाहिए था उसकी जगह आपने कुछ भी डेटा लिख दिया है ना, जो इररिलेवेंट है उस फील्ड के अकॉर्डिंग, और आपने उसको क्या कर दिया है, सबमिट कर दिया। सबमिट करने पर आपका डेटा सर्वर साइड लैंग्वेज पर जाएगा। अब वहां पर आपने क्या सेट करके रखे हुए हैं, आपने डेटा टाइप्स डिफाइन करके रखे हुए होंगे, है ना, क्योंकि आपने वहां पे लिख के रखा होगा कि यार यहाँ पर मेरे पास में इस फील्ड में से नेम आएगा। तो जनरली अगर नेम की अगर हम बात करते हैं, तो नेम आपका या तो स्ट्रिंग में होता है या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में होता है। मोबाइल नंबर की अगर अपन बात करें तो वो जनरली नंबर में होंगे, मोबाइल नंबर आपके, राइट। तो उस केस में अब वहां जाकर ऐसा होता है कि नंबर की जगह आपको स्ट्रिंग का कंटेंट मिल रहा है, कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, और जहां आपको स्ट्रिंग चाहिए वहां आपको नंबर मिल रहा है, कि नेम में आपको नंबर मिल रहे हैं। तो ये तो गलत है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है कि वहां पे इन सारी चीजों की प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद में वो जो सर्वर साइड जो लैंग्वेज है वो आपको इन रिस्पॉन्स ये देगी कि आपने जो डेटा एंटर किया है वो गलत है, प्लीज यू नीड टू री एंटर इट अगेन, आपको फिर से री एंटर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि अननेसेसरीली आपके जो रिसोर्स है बैकएंड पर वो क्या होंगे, यहाँ पर कंज्यूम भी होंगे, प्लस टाइम वेस्टिंग भी रहेगा, ये पूरा सिनेरियो आपका, राइट। इसको अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, है ना, कि फॉर एग्जांपल आप आपके घर से कहीं सामान लेने गए, राइट। हाफ एन आवर लगाकर आप उस शॉप पर पहुंचे, आपने वहां से सामान लिया, आपने 500 रुपीज दिए, उसने आपको 100 रुपीज का सामान दिया, उसने 400 रुपीज आपको चेंज दिए। अब वो 400 रुपीज लेके हाफ एन आवर लगाकर आपके घर पर आए, राइट। घर आने के बाद में आपने देखा कि जो 400 रुपीज मुझे मिले हैं, वो 400 रुपीज में वो 100 के नोट है, जिसमें से एक नोट फटा हुआ है आधा,
एक नोड पे कलर लगा हुआ है, एक नोड पुराना है और एक नोड ऐसा है कि कोई काम का नहीं है, राइट। तो फिर अब आपको क्या करना रहेगा, 400 रुपीज है, ऐसा भी नहीं है कि 10-20 रुपए है तो आप छोड़ दें, आप 400 रुपए की बात है तो फिर अब आप क्या करेंगे, फिर से हाफ एन आवर लगाकर आप वापस से वहां जाएंगे, आप फिर शॉपकीपर से बात करेंगे, उसे बताएंगे कि यार ये 400 रुपीज आपने चेंज दिए जो कि गड़बड़ थे, वापस से फिर आप उससे डिस्कशन करके फिर हाफ एन आवर लगाकर वापस से घर आएंगे। मतलब ओवरऑल प्रोसीजर में आपको कितना टाइम लगा, यहाँ पे 2 आवर्स लगे, जहां पे काम आपका 1 आवर में हो सकता था उसके लिए आपने यहाँ पे 2 आवर्स लगाए। मतलब एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हो रही है ना, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ना, कि आप गए फिर आए फिर डेटा देखा फिर डेटा गलत निकला तो फिर वापस से गए फिर वापस से उसको सही करवा कर आप वापस से लेकर आए, तो ये ओवरऑल आपके टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वहीं अगर इसकी जगह आप ऐसा करते कि आप जब वहां पे सामान लेने गए तो आपने शॉपकीपर से जब सामान लिया चेंज लिया तो आपने वहीं हाथों हाथ देख लिया कि यार ये जो 400 रुपीज मुझे मिले हैं ये गलत है ना, गलत है मतलब कि ये जो नोट है ये चलने वाला नहीं है, इस पे कलर लगा है ये भी नहीं चलेगा, ये जो दूसरा नोट है इससे भी रिप्लेस करवाने की रिक्वायरमेंट है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब आपने वहीं पे हैंड टू हैंड क्रॉस चेक की और वहीं की वहीं उसे देखकर वहीं की वहीं आपने वापस से उससे कैश को रिकलेक्ट किया और फिर आप उसको करेक्ट करके कहाँ आ गए, आपके घर पर आ गए। तो हार्डली आपका जो टाइम लगा होगा वो 1 to 2 मिनट्स लगा होगा एक्स्ट्रा, जिसमें आपका पूरा 1 आवर यहाँ पर क्या हो गया है, आपका सेव हो गया है। बस ये जो 1 आवर जो यहाँ पे सेव हुआ है वो भी कैसे सेव हुआ, क्योंकि आपने हैंड टू हैंड वो चीज को वहां पे क्या करवा लिया है, रिप्लेस करवा लिया है, और वही काम यहाँ पर आपका कौन करता है, आपके जावास्क्रिप्ट करता है इन केस ऑफ वैलिडेशन। कि आपने यहाँ पर HTML या CSS या बूटस्ट्रैप से एक फॉर्म बना लिया, आप उसमें डेटा लिखेंगे, डेटा जाएगा आपके सर्वर साइड पे, वहां पे क्रॉस चेक होगा और फिर वो रिस्पॉन्स देगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं अब इस बीच में प्रोसेस में क्या लगा दूंगा, जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन लगा दूंगा। लाइक मैंने फॉर्म बनाया, मैंने डेटा फिल करा, डेटा फिल करते टाइम है ना भी जावास्क्रिप्ट को हम मतलब एक्सेस में लेकर आ सकते हैं, या फिर जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब भी यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को एग्जिस्टेंस में लेकर आ सकते हैं, कि जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में जाएगा कहाँ पे, सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पर जाने के पहले और फॉर्म के सबमिट होने के बाद, मतलब जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया तो क्लिक करते से ही आप उस पर क्या लगा देंगे, आपकी जावास्क्रिप्ट लगा देंगे, जो कि ये क्रॉस चेक कर लेगा कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो वो सक्सेसफुली कहाँ भेज देगा, आपको आपके सर्वर साइड पे भेज देगा, और अगर उसे वहां पर कोई मिस्टेक लगती है तो वहीं की वहीं आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वहीं की वहीं आपको बोल देगा कि आपने जो डेटा लिखा है वो गलत लिखा है, आप इसको रिकरेक्ट करें, मतलब करेक्ट करें, और करेक्ट करने के बाद में अब आप फिर उसको वापस से सबमिट करते हैं तो आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जावास्क्रिप्ट की सिर्फ एक फंक्शनलिटी है जो कि वैलिडेशन के टाइम पर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इसी के साथ में जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे यूसेज भी है ना, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें जावास्क्रिप्ट से आप इवेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इवेंट्स भी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर अभी क्लाइंट साइड तो काम कर ही रही है, सिमिलरली जावास्क्रिप्ट आपके सर्वर साइड पर भी क्या करती है, काम करती है। जैसे आपने देखा होगा जावा हो गई, PHP हो गई, पाइथन हो गई, .NET हो गई, ये जैसे आपके सर्वर साइड पर है वैसे ही यहाँ पर आप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, है ना, आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड क्या करवा सकते हो, वर्क करवा सकते हो। और अगर हम बात करें सर्वर साइड की तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, है ना, आपका Node.js है, आपका Express.js है ना, तो ये जो चीजें हैं ये आपके सर्वर साइड क्या करती है, यहाँ पर काम करती है, कि इंटरनली इनका जो बेस है वो जावास्क्रिप्ट ही है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैंने यहाँ पर एक सिर्फ एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है किसका, आपके जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट से आप क्या करेंगे और अपन क्यों यूज करना है यहाँ पर वाले हैं, राइट। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, है ना, तो इसके बारे में मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ पॉइंट्स बताना है आप लोगों को, है ना, तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, वो पॉइंट्स यहाँ पर अब क्या होंगे और कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 on 1 मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ और वो पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाए, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। अगर अपन बात करें जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इज एन स्क्रिप्टिंग या जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। अब बात आती है कि यार ये जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे ऐसा कि आपने ऐसा सुना भी होगा कि
जो लैंग्वेज होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। लाइक आप बोल सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग के अलावा आपने अभी तक सुनी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और मेनली पूछा जाता है कि अगर आप आपके रेज्यूमे में लिखते हैं कि जावा भी लिखा है आपने, जावास्क्रिप्ट भी लिखा है, या सी भी लिखा है, जावास्क्रिप्ट भी लिखा है, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावास्क्रिप्ट। So you need to say C is a programming language, whereas JavaScript is a scripting language. So what is the difference between scripting language and programming language? तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो जनरली इंटरप्रिटेड लैंग्वेज होती है, कि वो इंटरप्रेटर का यूज करती है और कोड को लाइन बाय लाइन, है ना, इंटरप्रेट करने का काम करती है। Whereas if we talk about programming language, so it may be compiled और interpreted। मतलब आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो पूरी कंपाइलर बेस्ड होती है। आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों टाइप की होती है ना। जैसे आप जावा की ही बात कर ले तो जावा आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है ना, बट स्टिल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में बोलेंगे कि वो कंपाइल्ड या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कंसिडर होती है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज सिंपली एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, है ना, आर कंसिडर्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट नॉट ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, लेकिन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते। क्लियर है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें अपन, है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास में सी आ जाती है, C++ आ जाती है ना, आपके पास में जावा आ जाती है ना। बट अगर अपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप जनरली क्या बोलते हैं कि यहाँ पर पाइथन में भी स्क्रिप्ट्स वगैरह आप लिखते हैं, है ना। जनरली अपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट तो बोलते हैं ही सही, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे आपको ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट लगे, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से आप ऑटोमेशन का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट, है ना, थोड़ा सा फास्ट डेवलपमेंट अगर आपको करना है ना, स्मॉल कोड्स अगर आपको लिखना है, तो वो फंक्शनलिटीज होती है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू नीड टू टेल ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। फिर इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। JavaScript is a client side as well as server side scripting language, है ना। JavaScript is a client side as well as server side scripting language। JavaScript क्या है आपकी क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ये तो आपको ही पता है कि यार क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड साइड पे, और सर्वर साइड मतलब आपका बैक एंड साइड पर, जिसके लिए आप नोड एक्सप्रेस वगैरह का यूज करेंगे, और क्लाइंट साइड पर तो जावास्क्रिप्ट एज इट इज यूज में आएगी ही सही, ठीक है। आप बोलेंगे प्रोग्राम्स written in JavaScript is considered as scripts। प्रोग्राम्स रिटन इन जावास्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड एज स्क्रिप्ट्स। जो आप प्रोग्राम्स लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, बोले तो स्क्रिप्ट, राइट। JavaScript is mainly used to make web page attractive and interactive। Okay, JavaScript is mainly used to make web page more attractive and interactive, है ना। ये मेनली यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट को किस लिए, वेब पेज को बनाने के लिए, क्या, अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव, है ना। फिर अगर अपन बात करें इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रेंडन ईच इन 1995, है ना। इसको डेवलप किया था किसने, ब्रेंडन ईच ने, है ना, 1995 में।
Initially its name was LiveScript, but later initially its name was LiveScript, है ना. Initially इसका नाम क्या था, LiveScript था, but later on simply for gaining popularity Brandon Each renamed it as a JavaScript because Java was very popular at that time. मतलब ब्रेंडन ईच का ये मानना था कि 1995 में जावा बहुत ज्यादा ही पॉपुलर, बहुत ज्यादा ही फेमस लैंग्वेज थी, है ना. तो सिंपली फॉर गेनिंग पॉपुलरिटी गेन करने के लिए उन्होंने भी अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया, लाइव स्क्रिप्ट की जगह जावा स्क्रिप्ट. JavaScript overcomes the limitation of VB script. तो इसमें आप क्या बोलेंगे, JavaScript overcomes the limitation of VB script. बोले तो Visual Basic Scripts which was operating system dependent, बोले तो usually Windows पे dependent थी, and browser specific बोले तो Internet Explorer, है ना. तो ये limitation को overcome करते हुए JavaScript यहाँ पर existence में आई है. ठीक है. तो इसमें आप क्या बोलेंगे, इन अदर वर्ड्स JavaScript is a prototype based object oriented case sensitive loosely typed and interpreted scripting language, right. अब अगर अपन बात करें ये प्रोटोटाइप मतलब होता क्या है बेसिकली, तो प्रोटोटाइप मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि जब आप C++ की डेफिनेशन देते हैं या फिर आप जावा की डेफिनेशन देते हैं, तो वहां पर आप बोलते हैं कि C++, जावा आर क्लास बेस्ड, है ना, वेयर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द क्लास. Similarly, if we talk about JavaScript, so we can say that here JavaScript is a prototype based, where the creation of object is dependent upon the functions. मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट का क्रिएशन फंक्शन के बेसिस पे हो उसे अपन बोलते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड, और जहां ऑब्जेक्ट का क्रिएशन क्लास के बेसिस पे होता है उसको अपन बोलते हैं क्लास बेस्ड, जो कि है C++ और जावा. और अगर अपन बात करें कि फंक्शन के बेसिस पे मेरा ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड. प्रोटोटाइप बोले तो फंक्शन, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आपको पता होगा, जब आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी है, जावा अगर पढ़ी है, तो जिसमें अगर अपन बात करें तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की केस में सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर आप डील करते हैं आपके ऑब्जेक्ट से। और अगर थोड़ा सा टेक्निकली अगर टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग अ प्रोग्राम which allocates partitioned memory area for both data and function and using them as a template and called the copies of such modules on demand। कि आपने एक एग्जांपल ऐसा जनरली सुना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉमनली एग्जांपल ये बताया जाता है कि एक स्टूडेंट है, उसके अंदर उसके कुछ डेटा मेंबर्स होंगे लाइक रोल नंबर, परसेंटेज, नेम, है ना। मेंबर फंक्शन होगा बोले तो एक वॉइड डिस्प्ले या वॉइड शो या वॉइड व्यू करके मेथड होगी। तो यहाँ पर जो आपके डेटा मेंबर्स जो आपने बताए है ना, इंटीजर, रोल नंबर, फिर फ्लोट में परसेंटेज, स्ट्रिंग में नेम, तो जैसे जैसे आपके स्टूडेंट आते जाएंगे वैसे वैसे डेटा मेंबर्स की एक एक कॉपी उनको अलोकेट होते जाएगी। बट स्टिल यहाँ पे जो आपके मेंबर फंक्शन है, जो कि वॉइड डिस्प्ले या वॉइड शो या वॉइड प्रिंट, है ना, ये जो भी आपके जो फंक्शन होंगे, तो वो फंक्शन को वन टाइम ही मेमोरी अलोकेट होती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यू नीड टू सिंपली आंसर दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग अ प्रोग्राम which allocates partitioned memory area for both the data and function and using them as a template and call the copies of such modules on demand। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आपके फंक्शन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन यहाँ पर होता है। केस सेंसिटिव मतलब अपर केस लोअर केस मैटर करता है। जैसे आपके फेसबुक का पासवर्ड अगर लोअर केस में सेट किया है तो अपर में आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और अपर में करा है तो लोअर में भी आपको, या वाइस वर्सा, अपर का लोअर, लोअर का अपर अलाउ नहीं करेगा। लूजली टाइप्ड, अब ये लूजली टाइप्ड मतलब क्या होता है, तो लूजली टाइप्ड मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे लिखते हैं कोई वेरिएबल और इसके अंदर मैंने लिखा है वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू 100 लिख के रखा हुआ है, तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे कि अगर आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है लाइक सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये मैंडेटरीली आपको बोलती है कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है तो, और उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो तो इट्स मैंडेटरी, है ना, टू डिफाइन द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब यहाँ पर ये मैंडेटरी होगा कि आपको इस वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करना ही पड़ेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा आपका होल्ड करेगा। ऐसा किस में होता है, ऐसा स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेजेस बोले तो सी, सी प्लस प्लस, जावा में होता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट के केस में आपने लिखा है लूजली टाइप्ड। लूजली टाइप्ड मतलब कि यहाँ पर आपको ये ऐसा डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पर अगर एक 100 लिखते हैं तो ये कंसिडर कर लेगा कि उस वेरिएबल में अगर 100 आ रहा है, इसका मतलब वो जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या होगा, नंबर। अगर आप इसमें डबल कोट्स में कुछ लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा कि उसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास में, स्ट्रिंग, राइट। जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर करके कुछ नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में हर कुछ क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है। मतलब अगर आप बोले कि सर अगर मैंने यहाँ पर ऐसा सिंगल कोट्स में क्या लिख दिया है, एक्स लिख दिया, तो ये एक्स सिंगल कोट में कोई कैरेक्टर नहीं, ये स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। और अगर आपने यहाँ पर डबल कोट्स में भी एक्स लिखा है तो ये भी यहाँ पर स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, राइट। और फाइनली आपने क्या बोला यहाँ पर, इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, है ना। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब तो मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो रैपिड डेवलपमेंट के लिए, है ना, ऑटोमेशन के लिए, है ना, स्मॉलर अमाउंट ऑफ कोड अगर आपको लिखना है तो उसके लिए, और आप अपनी इस फंक्शनलिटी से किसी दूसरी लैंग्वेज की हेल्प करना चाहते हैं या हेल्प करते हैं या कुछ एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्या बोलेंगे, इन अदर वर्ड्स जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस सेंसिटिव लूजली टाइप्ड एंड इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं,
इसमें आप क्या बोलेंगे, इकमा इंटरनेशनल, है ना, बोले तो यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, है ना, क्रिएटेड इकमा स्क्रिप्ट, है ना, आप क्या बोलेंगे, इकमा इंटरनेशनल बोले तो यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन क्रिएटेड इकमा स्क्रिप्ट टू स्टैंडर्डाइज जावा स्क्रिप्ट, मतलब इकमा इंटरनेशनल ने, है ना, यहाँ पर इकमा स्क्रिप्ट को डेवलप किया था जावा स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि हाँ ये इसके स्टैंडर्ड्स है, ये हर आपके ब्राउजर पर चल जाएंगे, हर वर्जन पर चल जाएंगे, या आप ऐसा हर जगह इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो ये इकमा स्क्रिप्ट जो है ना, जो क्रिएट की है इकमा इंटरनेशनल ने स्टैंडर्डाइज करने के लिए जावा स्क्रिप्ट के लिए, तो इसके अलग अलग वर्जन है मार्केट में एग्जिस्टेंस में है। जैसे आपने सुना होगा इकमा 5, मतलब ईसी, है ना, ES5, है ना, आपने सुने होंगे क्या कि ES5 होता है, ES6 होता है, ठीक है, ES7 होता है ना, ऐसे बहुत सारे आपके पास में यहाँ पे इकमा स्क्रिप्ट के वर्जन ऐसे है। मतलब जैसे कंसेप्ट होते हैं कैसे कि ये वाला कंसेप्ट 5 में आया, ये कंसेप्ट 6 में आया, ये कंसेप्ट 7 में आया, ये कंसेप्ट 8 में आया, ऐसा हार्डली आप देखेंगे तो यहाँ पर इकमा स्क्रिप्ट के 12-13 तक उसके वर्जन मार्केट में एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो ये तो हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखा है ना। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर तो अपन और क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि आप जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, है ना, तो अब स्क्रिप्ट आप कहाँ लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इवेंट बेस्ड अगर स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते हैं, है ना, अगर आप इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते हैं तो आप आपके हेड के अंदर आपकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, और अगर नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो फिर उस केस में आप कहाँ लिखेंगे, आपके बॉडी में बॉटम में आप लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, ऐसा सिंपली इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझे कि आपने इवेंट बेस्ड लिखने की सोची, है ना, कि अगर आपको इवेंट बेस्ड जावा स्क्रिप्ट लिखना है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब आप वेब पेज डिजाइन करते हैं तो पेज आपका बहुत बड़ा होता है ना, और वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर कि कितनी जल्दी वो लोड होता है, राइट। अब आपका पेज है 5000 नंबर ऑफ लाइंस का, ठीक है। अब 5000 नंबर ऑफ लाइंस का अगर आपका पेज है और जब वो लोड हो रहा है तो उसमें आपकी 3000 लाइंस तो आ गई है, रिमेनिंग 2000 लाइंस बाकी है ना। अब उसमें जो आपकी स्क्रिप्ट लगी है इवेंट बेस्ड, वो एट द एंड ऑफ द पेज लगी है, तो आपका पेज ऑलमोस्ट 90% तो लोड हो चुका है ना, लेकिन स्टिल अभी उस पर कुछ फंक्शनिंग नहीं हो रही है कि मैं अगर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं इधर से क्लिक करे जा रहा हूँ इधर से कुछ शो ही नहीं हो रहा है, कोई इवेंट ही परफॉर्म नहीं हो रहा है ना, स्लाइडर ही नहीं चल रहा है यहाँ पर, है ना, ड्रॉप डाउन ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती है आपको देखने को यहाँ पर मिलती है ना, वो सारी चीजें क्या है यहाँ पर आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर अब अगर अपन बात करें कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसलिए मैंने बोला आपको कि यहाँ पे आप अगर इवेंट बेस्ड अगर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो इवेंट बेस्ड के केस में आप यहाँ पर, है ना, वो जो आपकी स्क्रिप्ट होंगी उसको आप कहाँ लिख दो, आपके हेड के अंदर ही लिख दो, कि जब आपका पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली पहले स्क्रिप्टिंग आ जाएगी, और उसके बाद में अगर आपका 50% पेज भी लोड हो गया और उसके अगर बटन के क्लिक करने पे कोई इफेक्ट भी था, तो वो 50% लोड पर भी वो बटन अगर आ गया है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट आपको शो वहां पर कर देगा। अदरवाइज आप यहाँ पर स्क्रिप्ट को कहीं पर भी कैसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। बाकी लिमिटेशन क्या थी वो मैंने आपको बताया, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर we need script tag to write JavaScript code, है ना, we need a script tag to write JavaScript code। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये तो आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है यहाँ पे। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो ये मैंने लिखा वी नीड स्क्रिप्ट टैग टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर अपन जावास्क्रिप्ट की ही बात करें, है ना, तो इनिशियल लेवल पे क्लाइंट साइड अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप
जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली .js एक्सटेंशन वाली फाइल से सेव कर नहीं चला सकते। इन फ्यूचर आप अगर सर्वर साइड की बात करेंगे तो वहां पर आप .js एक्सटेंशन की फाइल चलाते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट साइड पर, है ना, क्योंकि अभी आपने देखा कि आप HTML से डील करते हैं तो .html एक्सटेंशन चलता है आपका, .html एक्सटेंशन वाला पेजेस आपके चल जाते हैं, उसी में आपने HTML भी लिखा था, चलाया था, CSS भी उसी में यूज करके चलाया था, बूटस्ट्रैप भी आप उसी में लिखकर चलाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है तो क्या इसका एक्सटेंशन .js होता है, कि हाँ एक्सटेंशन तो .js ही होता है, लेकिन अगर क्लाइंट साइड पर आप .js वाले पेज को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा, है ना। आप सर्वर साइड की अगर बात करें तो वहां पे .js एक्सटेंशन को चलाने के लिए बहुत सारी फंक्शनलिटीज आपको मिलेंगी, तब अपन उसको देखेंगे। लेकिन इनिशियली अभी आपको अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाना है तो यू नीड टू सिंपली क्रिएट .html फाइल। वो .html फाइल आप क्रिएट करेंगे एक्सटेंशन के साथ में, है ना, और उसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट लिखकर आप उसे चलाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, वी नीड टू राइट client side JavaScript inside .html extension page, है ना। We need to write client side JavaScript inside .html extension page, right। इसके अलावा फिर आप और क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे JavaScript cannot run on its own। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। जो जावास्क्रिप्ट है कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, जावास्क्रिप्ट खुद से रन नहीं होती है, ब्राउजर इज रिस्पॉन्सिबल टू रन जावास्क्रिप्ट कोड। ब्राउजर यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाने के लिए, ठीक है। कैसे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एवरी ब्राउजर हैव जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। हर एक ब्राउजर के पास में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गूगल की, है ना, गूगल क्रोम के पास में क्या है, V8 इंजन, ठीक है। अगर अपन बात करें यहाँ पर फायरफॉक्स, स्पाइडर मंकी, है ना, वैसे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता नहीं है ना, तो इसमें अपन लगाते हैं, हाँ एज है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पहले आता था नाम से ही, है ना, उसमें चक्रा का यूज होता था, ठीक है। ठीक है, ऐसे आप और भी सर्च करेंगे तो और भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अंदर भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन यहाँ पर एग्जिस्टेंस में होती है, ठीक है। और ये जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है बोले तो हर ब्राउजर के अंदर होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, .html एक्सटेंशन पेज के अंदर आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, आपने ओपन किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप आपकी स्क्रिप्ट लिखने का काम करेंगे। ध्यान समझ में आएगी सभी को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स देकर रखे हुए हैं, है ना, जो कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करे हैं, है ना, किसके बारे में, आपके जावास्क्रिप्ट के बारे में, राइट। अब अगर अपन बात करें इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि इसमें जो आप लिखना ही स्टार्ट करेंगे जब आप, है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक इसमें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है ना, डॉक्यूमेंट इज द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, है ना, अवेलेबल इन
जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट करके इनबिल्ट आपके पास में क्या मिलता है, आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। अब वो किसका ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, वो अपन अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें भी आपके पास में ऑपरेटर्स का कंसेप्ट आता है, इसमें भी आपके पास में टोकन्स का कंसेप्ट आता है, इसमें भी आपके पास में आपके डेटा टाइप तो नहीं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ डेटा टाइप्स ही है ना, कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और आपके पास में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, तो उसका भी यहाँ पर क्या होता है, आपका कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है, राइट। तो इसमें डेटा टाइप्स भी आएंगे, इसमें आपके ऑपरेटर्स भी आएंगे, और इसमें आपके पास में आपके टोकन के कंसेप्ट भी एग्जिस्टेंस में आएंगे, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर इसका कुछ एग्जांपल फ्रेम करके देखते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे क्या आपका बनेगा, राइट। तो ये तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। सेव की केस में अपन यहाँ पर आ जाते हैं, अपने फोल्डर में ही अपन इसे सेव कर लेते हैं। अपन यहाँ आकर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट। ये यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर दिया है इंट्रोडक्शन, राइट। समझ में आया यहाँ तक? फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और VS कोड ओपन करने के बाद में अपन उसका पाथ सेट करते हैं, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैं फाइल पर आता हूँ, ओपन फोल्डर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, और मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ बाय द नेम बेसिक एग्जांपल्स, राइट। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, मैंने करा है सिलेक्ट फोल्डर। आप देखेंगे यहाँ पर आपने VS कोड ओपन किया है, और VS कोड में ये बेसिक एग्जांपल नाम से आपने जो एक फोल्डर बनाया है, आप वहाँ पर आ गए, राइट। आई थिंक आप लोग फेमिलियर है VS कोड से, है ना। आपने HTML भी VS कोड पर फ्रेम किया था, आपने CSS भी इस पे फ्रेम किया था, आपने बूटस्ट्रैप भी इसमें देखा हुआ है, राइट। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, करेंगे क्या। तो सबसे पहले तो मुझे एक फाइल बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल बाय द नेम demo1.html, राइट। demo1.html नाम से मैंने क्या किया, एक फाइल को क्रिएट किया है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो सिंपली यहाँ पर मैंने लगाया है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मैंने करा है यहाँ पर एंटर। और ये करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये करने के बाद में अपन अब यहाँ पर आए, है ना। अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या, तो ये तो स्ट्रक्चर मुझे पूरा मिल ही गया है अपना, किसका, अपने HTML का, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्रिप्ट भी .html एक्सटेंशन में ही लिखना रहेगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है यहाँ पर स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट क्लोज, राइट। अब अगर अपन बात करें अब स्क्रिप्ट के अंदर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था एक पॉइंट कि स्क्रिप्ट लिखते से ही आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो है आपका डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, डॉक्यूमेंट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये है HTML डॉक्यूमेंट का, क्लियर है। अब ये HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये सारी चीजें है क्या। तो इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा, है ना, एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, और वो कंसेप्ट है आपके डोम का, है ना, DOM। DOM बोले तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। आपके पास में कंसेप्ट आता है किसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली है क्या, है ना। अगर अपन बात करें, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, है ना, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन इसे सेव एज करते हैं, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर डोम, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने ये सब कुछ हटाया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डोम मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आप बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। सिमिलरली कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, वैसे ही आपके पास में होता है बोम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। एक है आपके पास में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक है आपके पास में ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डील करता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ से डील करता है आपका विंडो ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, तो इससे अगर डील करवाना है तो आप यूज करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का, और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बोले तो बोम से अगर आपको डील करना है तो आप यूज करेंगे विंडो ऑब्जेक्ट का, राइट। अब अगर अपन बात करें कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो वो है आपका HTML
डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पर अगर आप बात करें कि जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, वो है विंडो का। अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पे ये कैसे पता लगेगा कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो HTML डॉक्यूमेंट का है और विंडो ऑब्जेक्ट है वो विंडो का है, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो यू नीड टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर विंडो डॉट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डॉट नेम, तो अब अगर विंडो डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम आपने लिखा है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, विंडो मिलेगा, है ना। कि जैसा मैंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उससे डील करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट किसका है, HTML डॉक्यूमेंट का। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल से डील करने के लिए आपके पास में है विंडो ऑब्जेक्ट, और वो विंडो ऑब्जेक्ट किसका है, आपके विंडो का। अब ये कैसे पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट और विंडो आपके HTML डॉक्यूमेंट और विंडो के ऑब्जेक्ट है, तो फॉर दैट यू सिंपली नीड टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम, तो ये बता देगा आपके HTML डॉक्यूमेंट, और विंडो डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम तो ये आपको बता देगा विंडो, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर C++ पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कंस्ट्रक्टर के बारे में। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है अगर आपने सुना हो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, है ना, नेम ऑफ फंक्शन या नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। तो आप देखेंगे आपको एक चीज समझ में आएगी कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, बोले तो मेंबर फंक्शन, बोले तो फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या है, फंक्शन। आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम, कि वो डॉक्यूमेंट के फंक्शन का नाम, विंडो के फंक्शन का नाम क्या है, HTML डॉक्यूमेंट और विंडो। तो इसका मतलब ये जो HTML डॉक्यूमेंट है, विंडो है, ये क्या है, आपके ये फंक्शन है, बोले तो ये प्रोटोटाइप है। और आपने डेफिनेशन में भी तो ये बोला था कि इट इज द प्रोटोटाइप based object oriented where the creation of object is dependent upon the prototype or a function। क्लियर है क्या, समझ में आया। ये तो अपन ने इनिशियली एक डेफिनेशन में बोला है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपने एक पॉइंट ये भी बोला था इसमें कि यहाँ पे इक्मा इंटरनेशनल सिंपली क्रिएटेड इक्मा स्क्रिप्ट टू स्टैंडर्डाइज योर जावास्क्रिप्ट, है ना। तो आपने देखा था वहां पे मैंने लिखा था ES5 ES6 ES7, ये सारी चीजें मैंने लिखी थी। अभी जो ES5 ES6 ES7 जैसे जैसे आप ये इन पे आगे बढ़ते हैं तो ये आपको बहुत सारी वास्ट फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ही ES6 ES7 जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लास की भी फंक्शनलिटी मिल जाएगी कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास भी बना सकते हो। तो वहां पर आपके क्लास के बेसिस पे भी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन पॉसिबल है। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, है ना। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट के केस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर आपके क्लास का भी कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। वहीं अगर अपन बात करें कि आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन, है ना, तो उसमें कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर की जगह कंपाइलर भी यूज में आता है। तो फिर अब उस केस में ये डाउटफुल वाली सिचुएशन अराइज होगी कि यार सर इधर तो हमने देखा था कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर यहाँ पे यूज में आता है, बट वो कंपाइलर का कंसेप्ट क्या है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको एज अ बेस मानते हुए इसके ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस है। जैसे आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट हो गई, है ना, इससे ही इसको ही बेस मानते हुए आपके पास में कॉफी जेएस भी होती है ना, नेक्स्ट जेएस भी होती है जेएस भी होती है, टाइप स्क्रिप्ट भी होती है ना। फिर इसी के ऊपर आपके पास में रिएक्ट जेएस भी आ जाती है, एंगुलर भी आ जाता है ना। तो ऐसे नोड जेएस भी आ जाता है, एक्सप्रेस जेएस भी आ जाता है। तो अभी इतनी सारी चीजें आपके पास में है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो कि वो कंपाइलर का कंसेप्ट भी एग्जिस्टेंस में आता है। कैसे, कि जब आप यहाँ पर ES5 से ES6 पर जाएंगे, इक्मा इंटरनेशनल ने जो इक्मा स्क्रिप्ट को डेवलप किया था सिंपली फॉर स्टैंडर्डाइजिंग योर जावास्क्रिप्ट, है ना, तो उस केस में ES6 स्टैंडर्ड भी आया, ES6।
ES6 के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि जो कि क्लासेस की फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है। वही मैंने बोला कि यार जावास्क्रिप्ट से और भी लैंग्वेजेस आप डेवलप कर सकते हैं, या और भी लैंग्वेजेस इसके ऊपर बनी है, और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। तो एक टाइप स्क्रिप्ट कर होती है जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी है ना, मतलब जावास्क्रिप्ट की को बेस कंसीडर करते हुए बनी है, जो कि ES6 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, जिसके अंदर क्लासेस का भी कंसेप्ट है। और यहाँ पर ये टाइप स्क्रिप्ट आपके ट्रांसपाइलर का कंसेप्ट यूज करती है, और ये ट्रांसपाइलर होता है आपका कंपाइलर। तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर भी आता है। समझ में आया? तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि अब इसका ट्रांसपाइलर का रोल आया ही क्यों एग्जिस्टेंस में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, ब्राउजर इज रिस्पॉन्सिबल टू रनिंग योर जावास्क्रिप्ट कोड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन। कि जावास्क्रिप्ट इंजन की हेल्प से, है ना, जैसे जो भी आपने इसके पहले देखा था कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन लिखा था ना आपने कि जावा ब्राउजर कैन नॉट जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, है ना, एवरी ब्राउजर हैव जावास्क्रिप्ट इंजन। और वो जो हर एक ब्राउजर के पास में जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, तो वो जावास्क्रिप्ट का इंजन ES5 स्टैंडर्ड को इजीली कंसीडर करता है, इंटरप्रेट कर लेता है, समझ सकता है। तो अगर आप ES6 स्टैंडर्ड में लिखते हो तो फिर उस ES6 को ES5 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में ट्रांसपाइलर का कंसेप्ट आता है कि वो ट्रांसपाइलर ES6 को ES5 में कन्वर्ट करता है, और वो ES5 आपका इंटरप्रेटर कंसीडर करके आपको आपका आउटपुट देने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको ऐसा यहाँ पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, वो पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया है ना, कि एवरी ब्राउजर हैव जावास्क्रिप्ट इंजन, है ना, और उसके बाद में वो बाकी की चीजें मैंने लिखी है ही सही, है ना, कि कौन से ब्राउजर के पास में कौन सा जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, राइट। तब आप वापस से थोड़ा सा लोड कराएं यहाँ पर, है ना, जैसा आपको देखे रखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, बोम दिख रहा है, डोम दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉक्यूमेंट का यूज करता है, और वो है HTML डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये भी सब समझ में आ गया मुझे, लेकिन अब बात फिर से घूम फिर कर यही आती है कि ये डोम मतलब बेसिकली होता क्या है, ये डोम मतलब बेसिकली है क्या, है ना। तो आप ऐसा समझे यहाँ पे कि एक और पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर, फाइल मैंने ओपन करी है, अपन आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे। अब इसी में ये जो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है, इसमें एक पॉइंट मैंने और लिखा है यहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक DHTML। DHTML मतलब क्या होता है? डायनामिक HTML, है ना। जावास्क्रिप्ट इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, टू मेक DHTML, बोले तो डायनामिक HTML। डायनामिक HTML मतलब कैसे कि रन टाइम पर यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स, बोले तो आपके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। कि डिवीजन के अंदर आपके पास में एक एलिमेंट ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट ऐड हुआ, रन टाइम पर एक एलिमेंट को आपने रिमूव करा, दूसरा एलिमेंट को आपने रिमूव किया, तो ये आप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो ये फंक्शनलिटी, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपके पास में जो आपका HTML का डॉक्यूमेंट है ना, तो जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके टैग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है ब्राउजर स्क्रीन पे, है ना। मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, है ना, ये आपने लिख लिया पॉइंट, जावास्क्रिप्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक DHTML, बोले तो डायनेमिक HTML, राइट। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर किस पे, अपने डोम पे। तो अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, तो वो ब्राउजर पर आपके HTML के टैग्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाती है, मतलब कंसिडर नहीं कर पाती है ना, मतलब एक्सेस नहीं कर पाती है, ऐसा बोल सकते हो, या उससे डील नहीं कर पाती है। तो फिर वो कैसे उसको कंसिडर करेगा? तो उस केस में आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पर कि जब भी आपका यहाँ पे .html एक्सटेंशन का पेज ब्राउजर पर क्या होता है, लोड होता है, तो जैसे ही ब्राउजर पे वो .html का एक्सटेंशन का पेज लोड हुआ, वैसे ही यहाँ पर, है ना, ब्राउजर के रिस्पेक्ट में तो विंडो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, और उस डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है।
है ना, उस डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है ये है क्या, द आउटर मोस्ट लेयर विच wrap the entire HTML document is the document object. द डॉक्यूमेंट द आउटर मोस्ट लेयर है ना, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि wrap करके रखती है इस एंटायर HTML के डॉक्यूमेंट को, इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। कोई आपसे पूछता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है क्या, तो ये वो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि wrap करके रखती है आपके एंटायर HTML डॉक्यूमेंट को। अब ये एंटायर HTML के डॉक्यूमेंट को आपको आपके एंटायर HTML के डॉक्यूमेंट को wrap करके रखती है ना, तो अब क्या और कैसे, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जैसे ही आपका HTML का डॉक्यूमेंट आपके ब्राउजर में लोड होता है, तो उस केस में जावास्क्रिप्ट वो HTML के टेक्स्ट को तो कंसिडर नहीं कर पाती है, तो फिर ब्राउजर के अंदर का जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो यहाँ पे क्या करता है, आपके उन HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं है ना, उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। वो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है वो हायरार्की मैनर में होता है, और जहां पर हर एक आपका एलिमेंट एज अ नोड कंसिडर होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। तो मैं ये डोम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं इसका एक आपको डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पे और आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डोम, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी इमेज, डोम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, राइट, है ना, आप ऐसा देखिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि द आउटर मोस्ट लेयर विच रैप द एंटायर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, तो वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पूरा आपके एंटायर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को होल्ड करके रख रहा है, तो वो ऊपर तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आ गया आपका। फिर उसके बाद में आप ये देखेंगे रूट एलिमेंट भी आपका एचटीएमएल हो गया, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास में हेड अलग से आ गया और यहाँ पर ये बॉडी अलग से आ गया, तो ये हेड ओपन हेड क्लोज, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, तो आपके एचटीएमएल के अंदर हेड और क्या हो गया, बॉडी हो गया। अब उस हेड के अंदर क्या आता है, तो हेड के अंदर आपके पास में आता है टाइटल, टाइटल के अंदर क्या आता है आपके पास में टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट में डोम मॉडल ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद में ये जो एलिमेंट है बॉडी, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वो बॉडी क्या होगा, आपका एलिमेंट होगा, और यहाँ पर हर एक नोड, मतलब ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये एलिमेंट में हेड लिखा है, एलिमेंट में टाइटल लिखा है, तो इसको एक नोड बोलते हैं अपन, NODE नोड, है ना, और वो क्या कंसिडर होती है एज अ ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट बॉडी, बॉडी के अंदर H1 है, फिर यहाँ पे P है, फिर यहाँ पर P है ना, फिर अभी H1 के अंदर आपके पास में टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, और उस पैराग्राफ के अंदर आपने यहाँ पर क्या लगा के रखा है, एट्रीब्यूट आईडी। ये जो CSS में आपने पढ़ा था ना, अपन आईडी लगाते थे, क्लास लगाते थे, है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पर एट्रीब्यूट में यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि आपका आईडी। तो ये क्या है, आपका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक डोम स्ट्रक्चर है, जो कि इंटरनली आपका यहाँ पर बनता है जब भी आपका HTML का डॉक्यूमेंट आपके ब्राउजर पर क्या होता है, लोड होता है तब। क्लियर है क्या, समझ में आया? इसमें एक अगर अपन बात करें कि ठीक है ये तो बन गया, ये तो एक बार क्रिएट हो गया, राइट। अब इसमें ऐसा होता है कि जब आप इसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, है ना, कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी एक तो स्ट्रक्चर बना दिया, अब मैंने बोला क्या मुझे एक और डिव बनाना है, तो मैंने बीच में जाकर एक और डिव को उसमें क्या किया है, ऐड किया। जब मैं एक और डिव को बीच में ऐड करता हूँ, तो ये जो डोम का स्ट्रक्चर है ये फिर से रिक्रिएट होता है, फिर से पूरा बनता है। तो आप कुछ सोचिए कि अगर ऐसा 1000 लाइन का मैंने अगर कुछ डिजाइनिंग कोड लिखा होगा और मैं अगर कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ उसमें, तो वो फिर से क्या होता है, यहाँ पर रिक्रिएट होता है। तो अब अगर ये रिक्रिएट होता है, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये टाइम कंज्यूमिंग है या मेमोरी कंज्यूमिंग है या थोड़ा सा ज्यादा एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो रहा है? तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास में रिएक्ट जेएस एग्जिस्टेंस में आया, कि वो रिएक्ट जेएस सिंपली ये बोलता है कि जो डोम है जिसमें आप अगर कोई भी नए एलिमेंट को ऐड करते हो तो फिर से डोम स्ट्रक्चर पूरा रिक्रिएट होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मेमोरी इफेक्टिव है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पर वर्चुअल डोम का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें या जिसकी हेल्प से सिर्फ ये होगा कि जो पोर्शन मॉडिफाइड हुआ है सिर्फ उतने ही चेंजेस यहाँ पर एक्चुअल डोम में रिफ्लेक्ट हो, बाकी पूरा डोम फिर से रिक्रिएट ना हो, जिसकी वजह से आपकी स्पीड भी फास्ट होगी,
टाइम भी कम कंज्यूम होगा और ये आपकी एप्लीकेशन फास्टली काम करेगी। तो उसको उसका ये जो सॉल्यूशन मिला, मतलब ये चीज के लिए जो सॉल्यूशन मिला आपकी एप्लीकेशन को फास्ट करने का, तो वो आपके रिएक्ट में मिला, मतलब रिएक्ट ने दिया। और रिएक्ट में अपन ऐसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, तभी आज के टाइम पर आप यहाँ पर एज अ फ्रंट एंड की केस में रिएक्ट जेएस को क्या करते हो, यूज करते हो। अदरवाइज डिजाइनिंग तो आपने एचटीएमएल से भी करी ही है ना, डिजाइनिंग तो आपने बूटस्ट्रैप से भी करी है, डिजाइनिंग तो आपने सीएसएस से भी करी है, तो यही तो डिजाइनिंग होती है। यही चीज आप जब रिएक्ट जेएस आगे जाकर पढ़ेंगे तो उस रिएक्ट जेएस में भी आप यही एचटीएमएल यूज करेंगे, यही सीएसएस का यूज करेंगे, यही बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। लेकिन डिफरेंस इतना आ जाएगा कि इंटरनली उसका जो मैकेनिज्म है वो बदल जाएगा, और इन सारी चीजों को वहां पर यूज करने के कंसेप्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कंपोनेंट बेस्ड आप फंक्शनलिटी को क्या करेंगे, वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। बट इंटरनली ये चीज है जिसकी वजह से रिएक्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया है। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? तो ये कुछ ओवरव्यू हमने देखा यहाँ पर, है ना। और ये यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी है, अपने है ना, डोम के बारे में बात करी है। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है ये अपन और आगे देखेंगे, और डोम के बारे में भी थोड़ा सा अपन और आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी इनिशियली सिर्फ वो डॉक्यूमेंट की बात निकली, तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया है। बट इनिशियली अगर अपन बात करें, अब वापस से अपन यहाँ पर आते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट। अभी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट इज सिंपली योर ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और इंटरनली ब्राउजर इसको कैसे कंसिडर करता है, तो ये भी आपको पता है कि ब्राउजर आपके HTML के डॉक्यूमेंट को जब लोड करता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या बना देता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ही जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आपके HTML को ब्राउजर में क्या कर सकती है या कर पाती है, अंडरस्टैंड कर पाती है। समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर अपन आए डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बारे में मैं क्या लिखूंगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो सिंपली अगर अपन बात करें तो मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट। और राइट के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिखा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब इसका आउटपुट कहाँ मिलेगा, तो इसका आउटपुट अपने को मिलेगा अपने ब्राउजर पर, ठीक है। अब ब्राउजर पर मिलेगा तो अब क्या और कैसे, तो अब उसके लिए आपको इसे रन ही करना रहेगा। तो आपने Ctrl+F5 को प्रेस किया शॉर्टकट, वेब ऐप पर आप इसे रन करेंगे, देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ मिला आपको, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अब वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, है ना, कि ये तो चलो ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख लिया है ना, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ लिखा है ना। अब ऐसा कुछ लिखा है, तो अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। वैसे ही आपके पास में ये ब्राउजर की जो स्क्रीन होती है उसमें एक इंस्पेक्ट का आपके पास में ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर आप गए, तो आप देखेंगे ये तो आपने जो CSS में बॉक्स मॉडल पढ़ा था, ये तो आपको बॉक्स मॉडल दिख रहा है यहाँ पर। उसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये कंसोल का ऑप्शन, और ये कंसोल पर भी आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रिंट होते हुए दिखा है क्या, नहीं। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपने आउटपुट को ब्राउजर स्क्रीन पर नहीं देखना चाहता हूँ, मैं उसे कंसोल पर देखना चाहता हूँ, है ना। तो उस केस में क्या होगा, तो फॉर दैट पर्पस यू सिंपली नीड टू राइट console.log। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, console.log। यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, मैंने लिख दिया BROWSE ब्राउजर स्क्रीन, मैंने ये ऐसा लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिखा यहाँ पे कंसोल स्क्रीन। मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्राउजर स्क्रीन पर आया दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट, और ये आप देखेंगे कंसोल स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहा है कंसोल स्क्रीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि अब अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला काम करेंगे, जैसे आपको याद हो तो मैंने एक चीज बोली थी कि आप HTML से अगर टास्क परफॉर्म करते तो वो एरर नहीं देता है, एरर नहीं आती है उसमें, है ना। आप लिखे जाओ, है ना, बस डिफरेंस इतना आएगा कि अगर आपने कोई टैग को ओपन किया है और क्लोज नहीं किया है तो डिजाइन ऊपर नीचे होगी, है ना। लेकिन ऐसे रेड लाइन में या कुछ डिजाइनिंग ही नहीं चले, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा होता है कि अगर आपने स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी गलत लिखा है तो आपकी स्क्रिप्टिंग काम नहीं करेगी। तो फिर अब उसका एरर कहाँ आएगा, तो वो उसका एरर ये कंसोल स्क्रीन पर आता है। तो आपको ये कंसोल स्क्रीन की भी रिक्वायरमेंट लगेगी।
जहां पर अगर आपको ऐसा चेक करना है कि यार आपका लूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको कहाँ तक एंट्री मिल रही है ना, ये स्पेसिफिक फंक्शन चला है या नहीं चला है, तो वो टेस्ट केसेस टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर console.log लिखकर इसके इंस्पेक्ट पर जाके कंसोल स्क्रीन पर आप चेक करते हैं कि हाँ कहाँ तक कोड चला, कहाँ तक नहीं चला, या फिर क्या एरर आ रही है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कि अगर आपके ब्राउजर स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई, तो ब्लैंक होने के साथ में उसका एरर जो आएगा वो आपको यहाँ पर कंसोल पर देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका भी आपको यूज करना आना चाहिए, और ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेगा, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करी है जावास्क्रिप्ट के बारे में। आप एक बार इसे रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, और रिवाइज और रिकॉल करने के बाद में फिर इसके जो एग्जांपल्स हैं वो फिर अपन कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।